जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक पूरा चैप्टर अपना खत्म करने वाले हैं। ये हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, दैट इज 15 मिनट सीरीज। 15 मिनट्स के अंदर हम ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम खत्म करेंगे। तो आज जो चैप्टर हम टारगेट करने वाले हैं वो है इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा सारे वर्ड्स को ताकि थोड़ा टाइम जो है वो सेव हो सके। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम्स में 15 से 16 मार्क्स का आता है। सीयूटी हो चाहे यूपीएससी हो, चाहे कहीं पर भी इकोनॉमिक्स अगर आती है तो वहां पर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। द चैप्टर कम्स फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। ओके, सो है क्या ये चैप्टर? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझना। क्या है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव? कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझा जाए। अब इकोनॉमी के अंदर दो ही फोर्स होते हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ डिमांड एंड द फोर्स ऑफ सप्लाई। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आती है? जब इकोनॉमी की ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है, तब हम कहते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई है। जब हम कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, तो यहां पर कौन से गुड्स की एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है? यहां पर फाइनल गुड्स के एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है और फाइनल गुड्स की ही एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। तो सपोज अगर किसी इकोनॉमी में 10,000 करोड़ के फाइनल गुड्स की डिमांड जनरेट हो रही है और इतनी ही सप्लाई भी जनरेट हो जाए, तो इकोनॉमी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये पूरा चैप्टर आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियसली अब अगर आपको एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई को और इलैबोरेट करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड होती है फाइनल गुड्स की, वो ऑब्वियसली कंजम्पशन गुड्स की डिमांड और कैपिटल, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट गुड्स भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड का सम होती है। तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ इकोनॉमी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंजम्पशन गुड्स डिमांड एंड द इन्वेस्टमेंट गुड्स डिमांड। तो अगर एग्रीगेट डिमांड को अच्छे से समझना है तो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये समझना होगा। और इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, ये समझना होगा। देखिए, जो इकोनॉमिस्ट जो हैं जिन्होंने ये पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट दिए हैं, उन इकोनॉमिस्ट का नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। और जॉन मेनार्ड कीन्स ने कंजम्पशन गुड्स की डिमांड को समझने के लिए कंजम्पशन फंक्शन दिया था, एंड दैट कंजम्पशन फंक्शन इज सी बार प्लस एमपीसी इनटू वाई। अकॉर्डिंग टू हिम, सी बार यहां पर है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि इकोनॉमी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर करती है। जीरो लेवल ऑफ इनकम का मतलब जब इकोनॉमी में कोई इनकम नहीं हो रही है, तब भी इकोनॉमी को कंजम्पशन पे तो खर्चा करना ही पड़ेगा। उस समय इकोनॉमी जितना पैसा कंजम्पशन गुड्स पे खर्च करेगी, दैट इज कॉल्ड एज सी बार। तो एज पर जॉन मेनार्ड कीन्स, अगर आपको कंजम्पशन डिमांड समझनी है तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी का सी बार पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी का एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है लोग अपनी इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे खर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एमपीसी 0.75 है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि लोग 75% अपनी इनकम का खर्च करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर 75% खर्च करना चाहते हैं तो सेव कितना करना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है 25%। सो इन दैट केस एमपीएस कितना होगा? 0.25 होगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली एमपीसी एंड एमपीएस। एंड फाइनल चीज जो इस फॉर्मूले में नजर आ रही है वो है वाई। वाई का मतलब है इनकम लेवल ऑफ इकोनॉमी। तो एज पर जॉन मेनार्ड कीन्स, कंजम्पशन फंक्शन यानी कि कंजम्पशन पे लोग कितना पैसा खर्च करेंगे, कंजम्पशन गुड्स की डिमांड कितनी करेंगे, इसे समझने के लिए फॉर्मूला है सी बार प्लस एमपीसी इनटू वाई। अब क्योंकि एक सर्टेन फंक्शन है, सो दैट्स वाई इसे हम ग्राफ पे भी ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहां पे आप y लेंगे एक्स एक्सिस पे और यहां पर आप कंजम्पशन लेंगे। y मींस इनकम लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कैसा होगा। देखिए, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा कंजम्पशन पे खर्च हुआ है, दैट्स व्हाई सी बार अमाउंट से आपका जो है कंजम्पशन फंक्शन कर्व शुरू होगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन फंक्शन कर्व जो है वो भी ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ऑब्वियसली वैसे वैसे इकोनॉमी का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन कर्व। अब जैसे एक कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास होता है, इसी तरह से इकोनॉमी का एक सेविंग फंक्शन भी होता है। सेविंग फंक्शन मतलब जिससे कि ये समझ में आए कि इकोनॉमी में सेविंग्स कितनी होने वाली है।
अब जाहिर सी बात है इकोनॉमी की सेविंग्स क्या होगी, इकोनॉमी की जो भी इनकम है उसमें से जब आप खर्चा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगी। तो सेविंग फंक्शन के लिए इनकम माइनस कंजम्पशन हम करेंगे। तो कंजम्पशन की जगह में कंजम्पशन फंक्शन लिख देता हूं जो कि ये रहा, दैट इज सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सो दैट विल बी माइनस सी बार माइनस एमपीसी इंटू वाई। माइनस सी बार मैं आगे लिख दूंगा और वाई को मैं पीछे लेके जाऊंगा, साथ ही कॉमन ले लूंगा, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी। अब आप देख सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। So that's why 1 minus MPC can be written as MPS. So formula for saving function is minus C bar plus MPS into Y. 1 minus MPC, देखिए आप समझिए जरा, 75% plus 25% will be equals to 100%. That means 0.75 plus 0.25 is 1. तो 1 minus 0.75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, जो कि क्या है, एमपीएस है। सो दैट्स व्हाई 1 माइनस एमपीसी को अपन ने क्या लिख दिया, एमपीएस लिख दिया। सो दिस इज योर सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन को भी हम ग्राफ पे बना के देखेंगे। तो y एक्सिस पे हम लेंगे सेविंग्स, x एक्सिस पे लेंगे हम इनकम। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इकोनॉमी की इनकम जीरो होती है तब इकोनॉमी कुछ ना कुछ खर्चा क्योंकि कर देती है कंजम्पशन पे, इसीलिए इकोनॉमी की सेविंग्स कहां से शुरू होती है, माइनस से स्टार्ट होती है। तो जितना ऊपर कंजम्पशन जाता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, उतना ही नीचे से आपकी सेविंग शुरू होती है। हाँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होती जाती है। सो दिस इज योर सेविंग फंक्शन, ठीक है, ओके। सो सेविंग फंक्शन समझने के बाद अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम ये देखें कि इकोनॉमी का ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होगा क्या। तो जैसा कि हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड होगा कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होगा। तो देखो इकोनॉमी हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर एक कांस्टेंट एक्सपेंडिचर हमेशा करती है एज पर जॉन मेनार्ड कीन्स। सो दैट्स व्हाई आई को हम सिंपली क्या लिखेंगे, आई बार लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट गुड्स की जो डिमांड है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये भी ऑटोनोमस होता है नेचर में। सो फाइनली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सी बार एक ऐसा खर्चा है जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है और अपने आप कर रही है इकोनॉमी, भले इनकम हो चाहे ना हो। सेम इज विद आई बार। तो सी बार और आई बार दोनों को कंबाइनली हम ए बार लिख देते हैं, दैट इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी प्लस एमपीसी इनटू वाई। सो दिस इज योर फाइनल एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। इसे हम ग्राफ पे भी बनाएंगे। अब जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हम तीन फंक्शंस को यहां पे ड्रॉ करके बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी वाई एक्सिस पे हम लेंगे, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी लेंगे और कंजम्पशन फंक्शन भी लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सपेंडिचर है, हमेशा सेम लेवल का एक्सपेंडिचर होगा और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा। कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, दैट इज सी बार। ये आई बार है आपका जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर कंजम्पशन फंक्शन कर्व। अब सी बार और आई बार दोनों जब प्लस हो जाएगा तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपको मिलेगा ए बार, राइट। सो दैट इज योर ए बार। फिर जैसे जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व, ओके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कंजम्पशन फंक्शन कर्व को देखेंगे और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों कर्व हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। इसका बड़ा रीजन ये है कि कंजम्पशन फंक्शन कर्व और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व दोनों का स्लोप सेम है और ये स्लोप है एमपीसी के इक्वल, दैट इज एमपीसी। इसीलिए दोनों कर्व हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। सो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कर्व, ओके। अब एग्रीगेट डिमांड हमारे सामने आ गया। नाउ इट्स टाइम कि हम देखें कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है और एग्रीगेट सप्लाई को कैसे एग्रीगेट डिमांड के साथ इक्वेट करके हम इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होने की सिचुएशंस क्या है और कैसे ये फाइनली इक्विलिब्रियम समझा जाता है। तो हमारे सामने एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन आ चुका है, दैट इज ए बार प्लस एमपीसी इनटू वाई। देखिए इकोनॉमी में जो भी एग्रीगेट सप्लाई होगी, दैट मींस इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो हमेशा इकोनॉमी के उसी साल के इनकम लेवल के इक्वल भी होगा।
दिस इज बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसेप्ट। आपको याद होगा नेशनल इनकम में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो कि ये कहता है कि जितने अमाउंट का प्रोडक्शन इकोनॉमी में होता है उतने ही अमाउंट की इनकम भी इकोनॉमी में जनरेट होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम लेवल, दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो ये एक इक्वेशन हमारे सामने आती है इक्विलिब्रियम की, कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए बार प्लस एमपीसी इनटू वाई दैट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इट शुड बी इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी दैट इज वाई। तो ये एक पहला तरीका हो गया इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझने का, कि जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ग्राफिकल तरीके से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। देखो, जब हम ग्राफिकल बात करते हैं तो सबसे पहले हम एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वली होने वाली है, दैट्स व्हाई ये कर्व हमेशा 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये इकोनॉमी का ट्रुथ है कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही क्या होगी, इनकम भी होगी। सो दैट्स व्हाई द कर्व विल ऑलवेज बी एट 45 डिग्री। अब हम अगर यहीं पर एग्रीगेट डिमांड का कर्व ड्रॉ करें तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड ए बार से स्टार्ट होगी, दैट इज योर ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो इनकम लेवल, ये व्हाइट वाले पॉइंट को कंसिडर करिएगा, जो इनकम लेवल ऐसा होगा जिस पर एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वही इनकम लेवल आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। उसी इनकम लेवल पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर या तो आप इस इक्वेशन को टेस्ट कर लीजिए या फिर आप ग्राफ पर देखिए कि कौन से इनकम लेवल पर एडी कर्व और एएस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस भी पॉइंट पर ऐसा होगा उस पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। तीसरा एक और तरीका है जिसे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहते हैं। देखिए, इसे एडीएस अप्रोच कहते हैं। ऐसे ही एक और अप्रोच होती है जिसे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहा जाता है। देखिए, एडी इक्वल्स टू एएस है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड का सम है, ये हमने देखा। इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी के इनकम लेवल के बराबर होगी बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर y यानी कि इकोनॉमी का इनकम लेवल इकोनॉमी के कंजम्पशन और सेविंग्स के सम के इक्वल होना चाहिए। भाई, इनकम में से तो खर्चा हो रहा है और उसी में से तो सेविंग्स हो रही है, तो y शुड बी इक्वल टू c प्लस s। तो यहां पे c से c कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय इकोनॉमी में एडीएस के बराबर होता है उसी समय इकोनॉमी में सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देख करके भी बता सकते हैं कि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि डिफरेंट इनकम लेवल के साथ कांस्टेंट चलेगा। यहां पे अपन सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ये आपका सेविंग कर्व है जो कि माइनस सी बार से स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग इंक्रीज होती है। तो ये जो आपका पॉइंट है, लेट्स से ओ वाई, जिस पर सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। क्योंकि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा उसी समय इकोनॉमी में एडीबी एएस के बराबर होगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझ सकते हैं। सो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम समझने के बाद अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। अब जैसा कि हमने देखा कि भाई इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में इक्वल होनी चाहिए। जिस इनकम लेवल पर ऐसा होता है उसी इनकम लेवल पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे यहां पे ओ वाई पे हो रहा है तो दैट मींस ओ वाई लेवल पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। क्या हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहती है? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है इकोनॉमी यहां पर हो ओ वाई वन पे, या हो सकता है इकोनॉमी यहां पर हो ओ वाई टू पे। अगर इकोनॉमी ओ वाई वन पर है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली बात है कि डिमांड को मीट आउट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम भी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी कहां आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसी तरह से अगर इकोनॉमी सपोज ओ वाई टू पर है तो यहां पर आप देख सकते हो इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। तो अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है दैट मींस जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा।
जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा इकोनॉमी का इनकम लेवल भी कम होगा और इकोनॉमी वापस से किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इकोनॉमी हमेशा किधर की तरफ चलती है, इक्विलिब्रियम की तरफ चलती है। दो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट व्हाट हैपेंस इन इकोनॉमी व्हेन एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज लेस देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड व्हेन एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप बता सकते हैं कि कब एडीएस से ज्यादा है, कब प्रोडक्शन बढ़ेगा और हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, कब प्रोडक्शन कम होगा और हम वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया है कि इकोनॉमी हमेशा कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या इकोनॉमी में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज इक्विलिब्रियम ही है? द आंसर इज नो। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम से भी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि इकोनॉमी सिर्फ इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहती है, इकोनॉमी चाहती है कि इक्विलिब्रियम के साथ साथ क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो। क्या मतलब है इस फुल एम्प्लॉयमेंट का? एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो किसी इकोनॉमी में 5 लोग हैं और हर आदमी 100 रुपए की कीमत का सामान बना सकता है। दैट मींस ये इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई जनरेट कर सकती है 500 रुपए के सामान की। अगर इस इकोनॉमी के सभी लोग मिलकर के 500 रुपए के सामान की डिमांड करेंगे तो 500 रुपए का सामान बनाने के लिए सबको काम करने की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमी ना सिर्फ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बल्कि साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा। मान लो ये सिचुएशन हम इस ग्राफ पे इस एग्रीगेट डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के साथ साथ सभी लोगों के पास रोजगार होता है तो इसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यही इकोनॉमी की आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन कभी भी जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होती है। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में हो। सपोज लेट्स से इकोनॉमी में जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग मिलकर के डिमांड सिर्फ 300 रुपए के सामान की कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो 300 रुपए का सामान नो डाउट इकोनॉमी बना तो देगी, लेकिन इस 300 रुपए का सामान बनाने के लिए तो सिर्फ 3 लोगों को ही काम करना होगा, बाकी के 2 लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये जो सिचुएशन है जब इकोनॉमी की एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए होती है उससे कम चल रही होती है, तो ये जो गैप होता है इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसे? डिफ्लेशनरी गैप। ग्राफ पर हम डिफ्लेशनरी गैप को फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एग्रीगेट डिमांड कर्व से नीचे एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना करके शो करते हैं। दिस इज योर डिफ्लेशनरी गैप, राइट? तो डिफ्लेशनरी गैप में भी हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम है OY1 पे, बट ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ये ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट वाले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कम है। So that is the one situation that may exist, that is deflationary gap equilibrium. इसी तरह से एक और सिचुएशन हो सकती है, मान लो इकोनॉमी के इन 5 लोगों के पास पैसा जरूरत से ज्यादा आ गया, सबके पास नहीं आया, कुछ लोगों के पास आ गया और उन्होंने 500 रुपए के सामान की जगह 800 रुपए के सामान की डिमांड करना शुरू कर दिया। बट इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सिर्फ 500 रुपए के सामान की है। तो होगा एक्चुअली ये कि 500 रुपए का सामान ही बनेगा, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से 800 रुपए पे चला जाएगा। यहां पर भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के साथ साथ यहां पे क्या आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब जरूरत से ज्यादा महंगाई आ जाएगी। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन when actual aggregate demand of economy is greater than the aggregate demand required for full employment, this type of situation is called as inflationary gap. इसे हम ग्राफ पर फुल एम्प्लॉयमेंट वाले एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर एक एग्रीगेट डिमांड कर्व बना के शो करते हैं। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। यहां पे इक्विलिब्रियम आता है, लेट्स से OY2 पे आ रहा है, बट ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से काफी ज्यादा होता है। डिफ्लेशनरी गैप का करेक्शन करने के लिए आपको जो है इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, आपको एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन में मनी सप्लाई को बढ़ाने का काम सरकार करती है। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार अपना बजट डेफिशिएट कर देगी, टैक्सेस को कम कर देगी, राइट? और मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है कहीं ना कहीं RBI जो है वो लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स उनको कम कर देगी, ताकि कुल मिलाकर के लोग डिमांड बढ़ाएं।
वहीं अगर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है तो यहां पर मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत होती है, तो सरकार अपना बजट सरप्लस कर देती है। आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट्स जो है, चाहे बैंक रेट है वो, चाहे और दूसरे इंटरेस्ट रेट्स है, उन सबको इंक्रीज कर देती है ताकि लोगों का लोन लेना कम हो जाए। और साथ साथ टैक्सेस को भी बढ़ा दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई फाइनली क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये आपका पूरा चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का क्रक्स। ठीक है, बहुत कुछ एक चीजें हैं जो यहां पर हमने जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे कि डिफ्लेशनरी गैप से निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट और काम करता है, ये हम एक अलग से वीडियो में जो 10 मिनट्स का वीडियो होगा उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।